देखिए, ये तो बात इसका जो सिक्योरिटी का जहाँ ताल्लुक है कि अगर अनंतनाग के अंदर हमारा एक सिपाही शहीद हो गया, उसके बाद कुलगाम के अंदर 2 लेबरर मारे गए, और ये तो उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो कहते हैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं। अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये कैसे हुआ? इसलिए मेरे ख्याल डीजीपी साहब का सबसे बड़ा उनको इस बात पे क्लैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हम तो जब भी सुनते हैं अब हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं यहाँ, क्योंकि एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी थी, लोग कहते थे मिलिटेंसी थी, अब तो वक्त ये आ गया है कहते हैं ये इस इलाके में नहीं है, इस इलाके में नहीं है, सारा साफ है, बिल्कुल ठीक है, हालात नॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल है तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो इसलिए ये एक सवाल आपका वाजिब है, और जो एजेंसीज, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सीआईडी की एजेंसीज हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप लोग कहते हैं सारे हालात जम्मू कश्मीर के ठीक हैं तो ये हमले कैसे हो रहे हैं? ये एक आपका वाजिब सवाल है, और इसका जवाब, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर तो हमारे अंडर तो ये आती नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस आते नहीं हैं, और जिनके अंडर आते हैं उनको जवाब देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये हादसे कैसे हो रहे हैं। हम तो यही तो कह सकते हैं कि वो सुबह कब आएगी जिस दिन जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलेगी, और वो सुबह हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो कुलगाम में 2 लेबरर मारे गए, जो बेचारे में रोजी रोटी के लिए जम्मू कश्मीर में आए थे, या एक सिपाही हमारा जो अनंतनाग में शहीद हुआ है, हम यही दुआ करें कि रब यही हो कि ये आखिरी गोली हो, इसके बाद जम्मू कश्मीर में कोई गोली ना चले, हमारे कोई नाजायज़ लोग चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं चाहे वो सिविलियन हैं, कोई भी ना मारा जाए, ये उम्मीद हम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात कि जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस, जो लोग जिम्मेवारी पोस्ट पर बैठे हैं, जो हमेशा वहाँ से एसी रूम में बैठ के आंकड़े देते हैं, उनके ऊपर ज़रूर एक सवाल खड़ा होता है कि ये हादसे, ये लोग कैसे मारे जाएं, इनका जवाब उनको देना पड़ेगा, और आप लोगों को उनसे जवाब मांगना भी चाहिए। ममता बनर्जी पे आज अटैक हुआ, कल उनका अटैक हुआ, उनकी गाड़ी पे पत्थर मारे गए, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये मेरे ख्याल अब बीजेपी के लोग कहीं एमएलए यहाँ घूमते हैं, कहीं लीडर उनके घूमते हैं, जरा उनको पूछ लीजिए कि क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यही जम्मू कश्मीर और यही हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था? महात्मा गांधी जी ने क्या यही हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था? राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, जिन्होंने 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया, लटक गया, क्या इसीलिए अपनी माओ ने अपने बच्चे कुर्बान किए थे कि आज़ादी के बाद किसी को बोलने का हक नहीं दिया जाएगा, किसी को अपनी बात रखने का हक नहीं दिया जाएगा? इसलिए ममता बनर्जी पे अटैक होना ये डेमोक्रेसी पे अटैक है, और बेशक चाहे वो लोग रूलिंग में हों या अपोजिशन हो, हर बंदे को अपना, और ये रूलिंग अपोजिशन तो अलग, पर एक आम आदमी भी अगर अपनी बात रखता है तो उसको अपनी बात रखने का हक इस हिंदुस्तान में है। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे आइन में हमें एक ताकत, हमें पावर दी है, और वो बात चाहे वो मीडिया है चाहे कोई भी है, उसको रखने का पूरा हक मिलना चाहिए। ये हमेशा हम कहते रहे हैं, और इसलिए मैं अपना ममता बनर्जी जी पे जो हुआ है उसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। चौधरी साहब, एक सवाल है मेरा, क्योंकि हो गया नहीं, एक ही सवाल है, जो मैग्नेमाइजेशन प्रोसेस है कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हो रही है। देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड दिस, कि एक जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो ये बता रहे हैं कि कार्ड रिन्यूअल के लिए डीजी वेरिफिकेशन उनको करनी पड़ेगी। दूसरा लायबिलिटीज के हवाले से भी उनके सवालात है कि अभी तक वो क्लियर नहीं हुई। तीसरा कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक ही को, यानी कि एक बंदे को 20 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। यूर टेक सर, मेरी जगह आप हों, अगर एक बंदा टेंडर डालता है, लोवेस्ट डालता है, वो 40 भी डाले, उसको 40 मिल जाए, क्या आप रोक सकते हैं? अभी कोई नहीं रोक पाएगा। अब इनकॉम्पिटेंट को मिल रहा है, ये इनकॉम्पिटेंट की बात नहीं होती। ठेकेदार टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग में कहीं चांस नहीं है। जो लोएस्ट आएगा, चाहे वो ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, हाँ, ऐसे कोई टेंडरिंग में घोटाला है तो मुझे बोल दीजिए, मैं इंक्वायरी करूंगा, ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लूंगा। जहां तक ई टेंडरिंग का ताल्लुक है, वहां बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, और वहां कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी को आप मदद कर सकते हैं। एक चीज। दूसरा, आपने मैग्नेमाइजेशन की बात की कि डिले हो रही है, ये आपकी बात वाजिब है, क्योंकि इस बार जब हमने जम्मू से दरबार मूव हुआ था, अब हमें अप्रिशिएट करें हमें सरकार को कि हमारे डिपार्टमेंट को, हमने वहाँ अप्रैल में ही फाइल अप्रूव कर दी थी मैग्नेमाइजेशन की। पिछले साल हम लेट हो गए थे, जिस कारण काफ़ी पैसा हमारा सरेंडर हुआ था, इसलिए हमने पहले ही, इस बार ऑनरेबल सीएम साहब की डायरेक्शन थी और उसके मुताबिक हमने अप्रैल में जब वहाँ से दरबार मूव हुआ, हमने ये जो प्लान था पूरा मैग्नेमाइजेशन का कश्मीर का अप्रूव कर दिया था। लेकिन बैड लक, हमें नहीं पता था कि ये वार लग जाएगा, ईरान वाला जो वार हुआ उसके कारण रेट बढ़ गए, जिससे ठेकेदार नहीं माने। इस पर आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 मीटिंग ले ली। एक मीटिंग अपने राब्ता में ली वहाँ ऑफिसर के साथ, उसके बाद एक मीटिंग ठेकेदारों के साथ भी हमने ली है।
तो लिहाजा हम पूरा हमारा आपका कंसर्न बड़ा जेन्युइन है, जायज है, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं देरी नहीं, बल्कि अब हालात हैं दुनिया के, उन हालातों के साथ तो अब हमारे हाथ तो है नहीं कि जंग हम रोकें और कहें जी हमने कश्मीर का मैग्नेमाइज हमारा रुक रहा है, हमारा मैग्नेमाइज रुक रहा है, वो तो हम उनको कह नहीं सकते। लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक है, हमने अपना प्लान बिल्कुल टाइमली पास कर दिया था, लेकिन फिर काफी जगह मैग्नेमाइज शुरू हो गया, ये भी आपको कहना चाहिए। और दूसरा, जहां आपने कहा लाइबिलिटी कब की है, जरा आप थोड़ा सा 2015 से है। हाँ, तो थोड़ा सा हमारी लाइबिलिटी नहीं है, इस सरकार की लाइबिलिटी नहीं है, पुरानी लाइबिलिटी है, कैसे हुई, क्यों हुई, किधर से हुई, ये थोड़ा सा, यही तो हम पिछले 12 साल की जब बात करते हैं तो कई हमारे दोस्त हैं, बड़ा उनको तंगी हो जाती है, वो आके फिर यहाँ रोज बयानबाजी शुरू करते हैं बीजेपी वाले और पीडीपी वाले। उनको जरा पूछ लीजिए वो लाइबिलिटी किसने खड़ी की और वो लाइबिलिटी क्यों हुई, कैसे हुई, क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, और उसका अब किसी ने कोई गलती की है तो वो हम क्यों भुगते हैं। हाँ, हमारे टाइम में कोई लाइबिलिटी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब। डीजी वेरिफिकेशन क्यों मांगी जा रही है सर? ये हम पूछ लेंगे, हमें मुझे उसका पता नहीं। ये नहीं कह सकते कि ये एग्जीबिशन फेल है, फेल कोई चीज नहीं होती। सेंटर की तरफ देखें सर, सिर्फ है कि थोड़ा सा होता है कि किसी जगह फुटफॉल ज्यादा होता है, किसी जगह फुटफॉल कम होता है। अब थोड़ी सी ये लोकेशन है जहाँ पे ये आर्टिसंस और वेवर्स हैं, इनको थोड़ी शिकायत है, और पीछे मैं कल परसों इनकी एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें इन्होंने अपने इश्यूज रेज किए थे और मैंने भी देखी, तो उसी कारण मैं आज आपके बीच में यहाँ इनके बीच में आया हूँ। मैं देखना चाहता था और इनके जवानी सुनना चाहता था कि ये क्या चाहते हैं, क्या वजूहात हैं कि जो चीज़ें इन्होंने एक सोशल मीडिया पे उठाई वो रीजंस क्या हैं। तो आके मुझे खुद भी महसूस हुआ कि ये लोगों की रोजी रोटी है, ये हमारा विरसा है, हमारी विरासत है, और ये लोगों ने वही हिंदुस्तान जिसको महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यही हिंदुस्तान है जो गांव में बसता है, और गांव में अलग अलग, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और ये गांव के रोजगार को एक तो गांव में रोजगार को पैदा करते हैं, और दूसरा जो हमारी विरासत है इस हिंदुस्तान की, जो अपने हाथों से चीजें बनाते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर या बाकी देश के कोनों में, वो चीजें आपने देखी हैं, कितनी मेहनत उसमें है। और खाली मेहनत नहीं होती, इसमें सब्र भी चाहिए होता है। खाली आप कहें कि मेहनत करेंगे, क्योंकि एक बड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को बनाने के। ये सारी फैक्ट्री मेड तो है नहीं, ये सारी हैंडमेड है। तो लिहाजा मैं इनके पास आया, मैंने इनको सुना है, ऑफिसर्स यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, तो अब मैंने भी ऑफिसर्स को कहा है कि ये एसी कमरों में बैठ के ये डिसाइड नहीं किया जाएगा कि एग्जीबिशन कहाँ लगानी है। एग्जीबिशन लगाने का मतलब एक ही है कि इन लोगों का, एक तो हमारी जो विरासत है वो लोगों को पता चले कि हमारे बुजुर्ग क्या क्या बनाते थे। दूसरा ये है कि जो हमारी हेरिटेज है ये लोगों के बीच में जाए, और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जो बनाते हैं, अगर इनको इनकम ही नहीं होगी, क्योंकि इनका ये सोर्स ऑफ इनकम भी है, अगर इनकम ही नहीं होगी तो ये प्रोडक्ट बनाना बंद कर देंगे। तो लिहाजा आज मैं अब इसके बाद, क्योंकि मैंने ये ऑन स्पॉट आके इन लोगों से बात की है, अब इनसे बात करके मैं एक मीटिंग भी लूँगा मैं ऑफिसरान के साथ, और ये एसी रूम में बैठ के ये डिसाइड नहीं होगा कि एग्जीबिशन कहाँ लगेगी, बल्कि हकीकत को देखा जाएगा कि टूरिस्ट का फुटफॉल कहाँ पे है। आम लोग जो कश्मीर के हैं, जो रहने वाले हैं, ज़्यादा उनका आना जाना कौन कौन सी जगहों पे है, उसी के मुताबिक जो ये एग्जीबिशन हम लगाते हैं वो एग्जीबिशनें लगेंगी। खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जीबिशन नहीं लगेगी, कि फॉर्मेलिटी नहीं की जाएगी, बल्कि हकीकत में एक सोर्स ऑफ इनकम गांव का बचाया जाए, और दूसरा जो हमारी हेरिटेज है इसको भी बचाया जाए। इसलिए ये हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और गवर्नमेंट इंडिया के तहत ये स्पॉन्सर एग्जीबिशन यहाँ पे लगी हुई है। और अब जो चीज़ें मैंने नोट की हैं वो चीज़ें अब अपने ऑफिसर से डिस्कस करूँगा, लेकिन इतना मैं यकीन आप लोगों के इन चैनलों के माध्यम से अपने इन लोगों को, आर्टिसंस को और वेवर्स को दूंगा कि आपकी मेहनत जाया नहीं होने देंगे। हमारी कोशिश रहेगी सरकार की कि आपकी जब भी कोई एग्जीबिशन लगे उस एग्जीबिशन का फुटफॉल हो सबसे पहले, और आपके प्रोडक्ट बिक सकें और आपकी रोजी रोटी जो है बन सके, और आपका हौसला तभी बनेगा जब आपको इन चीज़ों को, इन प्रोडक्ट्स को बेच के कोई इनकम होगी, तभी आप आगे भी काम करेंगे। इसलिए ये हमारी विरासत है, हमारी हेरिटेज है, इसको बचाना हमारा फर्ज है। चौधरी